नमस्कार दोस्तों। शिव शक्ति कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे और एक चैप्टर और हमारा है विराम चिन्ह। ये 3 चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग में आपसे पूछा जाए कि बताइए उपसर्ग क्या है, आपसे पूछा जाए कि बताइए उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग हम किसे बताएंगे। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखिएगा। उपसर्ग अगर सबसे पहले देखा जाए कि उपसर्ग किस शब्द से बना हुआ है, तो उपसर्ग किससे बना है, तो हम कहेंगे उपसर्ग उप प्लस सर्ग शब्द से बना है। उपसर्ग जो है किससे बना है, उप प्लस सर्ग शब्द से बना है। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है, समीप। उप का मतलब क्या होता है, समीप। और सर्ग का मतलब क्या होता है, बनाना या सृष्टि करना। सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना। क्या होता है, सृष्टि करना या बनाना। सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना या बनाना, ठीक है। यानी उपसर्ग क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द में जुड़ करके, उसके पहले जुड़ करके शब्द के अर्थ में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिखते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा उपसर्ग की डिफिनेशन लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा जरा। व्याख्या लिखिएगा उपसर्ग की, व्याख्या लिखिएगा। लिखिएगा, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो शब्द के, जो शब्द के, जो शब्द के, जो शब्द के आदि, शब्द के आदि में जुड़कर, शब्द के आदि में जुड़कर, शब्द के आदि में जुड़कर, आदि में जुड़कर, शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ को, 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 उसके अर्थ को थोड़ा सा बदल देते हैं। उसके अर्थ को बदल देते हैं, या यहाँ पर सीधा लिख लें, बदल देते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डिफिनेशन, ये क्या हो गई, इसकी व्याख्या हो गई। उपसर्ग क्या है, याद रखिएगा कि उपसर्ग या प्रत्यय दोनों के बारे में अगर हम देखें तो उपसर्ग प्रत्यय कोई शब्द नहीं होता है, वो क्या होता है, शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है। यानी शब्द का छोटा सा अंश होता है, ठीक है। खुद शब्द नहीं होता है, शब्द का छोटा सा अंश होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग, हम कुछ शब्द को यहाँ पर आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या है, इस शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आइए कुछ शब्द यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि उपसर्ग या प्रत्यय देखने के लिए जब भी हम उपसर्ग को पहचानें, इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग देखने के लिए सबसे पहले आपको मूल शब्द जानना होता है। मूल शब्द अगर आप जान जाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, आपको दिख जाएगा वहां पर कि यहाँ पर उपसर्ग क्या है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है। तो जब उपसर्ग निकालने के बाद में मूल शब्द हमें दिखना चाहिए कि मूल शब्द यहाँ पर है क्या। अगर मूल शब्द वहां पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब वहां पर उपसर्ग नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कि ये क्या लिखा हुआ है, पराजय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पराजय लिखा हुआ है। आपसे पूछे कि पराजय में उपसर्ग क्या है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि पराजय में उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले हमें मूल शब्द जानना होगा। हमने कहा यहाँ मूल शब्द क्या है, जय है। इसका मतलब यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, हमारा परा उपसर्ग हो जाएगा। और मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। जब भी उपसर्ग निकालें तो आपको मूल शब्द जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है कि मूल शब्द यहाँ पर क्या है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सुकुमार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुकुमार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुकुमार लिखा है। क्या लिखा है, सुकुमार लिखा हुआ है। तो सुकुमार में सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर मूल शब्द क्या है। तो एक जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने सुकुमार लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सुंदर लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सुंदर लिख दिया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पर उपसर्ग क्या है। आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पर उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो जैसे आपसे यहाँ पर उपसर्ग पूछेगा तो आप कहेंगे यहाँ पर सु उपसर्ग है। यहाँ पर क्या उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। और यहाँ पर मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर मूल शब्द कुमार है।
ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया, सु हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम सु उपसर्ग निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम सु उपसर्ग निकालेंगे तो हमारा बाद वाला मूल शब्द नहीं बनेगा। इसका मतलब इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बात समझ में आई? इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग देखने के लिए आपको मूल शब्द जानना बहुत जरूरी होता है कि मूल शब्द यहाँ पर क्या है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, अधर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अधर्म लिखा हुआ है। आपसे क्या है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, आपको मूल शब्द दिख रहा है ना, क्या है मूल शब्द, यहाँ पर धर्म है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, धर्म है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ, और मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, धर्म। यानी यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, आमरण लिखा है। क्या लिखा हुआ है, आमरण लिखा हुआ है। आपसे कहेगा कि आमरण में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जब उपसर्ग आप निकाल देंगे, उपसर्ग आप निकाल देंगे आ, तो यानी मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, मूल शब्द हमारा क्या बन जाएगा, मरण। इसका मतलब यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जब भी आप उपसर्ग निकालें, जब भी आप उपसर्ग निकालें, तो आप मूल शब्द जरूर देखें। अगर मूल शब्द आप पहचान गए तो कोई भी शब्द लिखा रहेगा, आप आसानी से वहां बता पाएंगे कि यहाँ पर उपसर्ग क्या है, यहाँ पर प्रत्यय क्या है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ, ये क्या लिखा हुआ है, आजीवन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आजीवन लिखा हुआ है। आपसे क्या है कि आजीवन में उपसर्ग क्या है, या आपसे पूछे आजीवन में मूल शब्द क्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे आजीवन में हमारा उपसर्ग आ है, और यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है, हमारा जीवन है। इसका मतलब यहाँ पर उपसर्ग क्या है, बड़ा है। अब अगर आपसे कहे कि जीवन में कोई उपसर्ग है, नहीं, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। जीवन हमारा मूल शब्द है। जैसे आपसे कहे कि बताइए विज्ञान में उपसर्ग क्या है, आपसे कहे यहाँ पर बताइए विज्ञान में उपसर्ग क्या है, तो याद रखिए कि विज्ञान में उपसर्ग वी है। इसका मूल शब्द क्या है, ज्ञान है। मूल शब्द क्या है, ज्ञान है। तो यहाँ पर अगर आप उपसर्ग निकालेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर उपसर्ग क्या है, वी है, और मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या है, ज्ञान है। मूल शब्द हमारा यहाँ पर क्या है, ज्ञान है। तो बात समझ में आई? यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, मूल शब्द क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो सारे शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सब, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सीधा सीधा आपको उपसर्ग निकालना है और सीधा सीधा आपको प्रत्यय, वो क्या बोलते हैं, मूल शब्द आपको यहाँ पर दिख जाता है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो है ना, वो संधि वाले शब्द से ज्यादा उपसर्ग पूछता है। इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है। सीधा सीधा आपको उपसर्ग निकालना है, मूल शब्द मिल जाएगा। जैसे एक शब्द ये पूछा गया था, एक शब्द ये पूछा गया था कि विज्ञापन में बताइए, विज्ञापन में बताइए उपसर्ग क्या है, या विज्ञापन में बताइए मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और मूल शब्द जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञापन हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिएगा, और यहाँ पर जैसे मैं आपसे शब्द बताऊं, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यथाशक्ति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यथाशक्ति लिखा हुआ है। आपसे पूछे यथाशक्ति में, या आपसे पूछे यथाशक्ति में उपसर्ग क्या है, आपसे पूछे यथाशक्ति में उपसर्ग क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो उपसर्ग है वो हमारा यथा है। उपसर्ग यहाँ पर क्या है, यथा है, और मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या है, शक्ति है। मूल शब्द हमारा यहाँ पर क्या है, शक्ति है। तो यहाँ पर उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रतिरूप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रतिरूप लिखा हुआ है। तो आपसे अगर पूछे, बात समझ में आ रही है ना, आपसे अगर पूछे कि प्रतिरूप में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें कोई संधि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संधि वाला ये शब्द ही नहीं है, ये केवल उपसर्ग वाला है। हमारे एग्जाम में संधि से उपसर्ग ज्यादा पूछता है, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी होता है, यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, और मूल शब्द क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आपको आई? आइए, जो संधि वाले शब्द से हमारे एग्जाम में उपसर्ग पूछता है, आइए उस शब्दों को जरा हम यहाँ पर देखें, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण लिखा हुआ है। आपसे कहे कि पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण में संधि क्या है। जब हम ये जानेंगे यहाँ पर संधि क्या है, तो संधि वाला नियम लगाएंगे, तो यहाँ से ये विच्छेद हो जाएगा, और हमको उपसर्ग होगा, मूल शब्द होगा, जो भी होगा, यहीं से हमको सारी चीजें
देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जैसे पर्यावरण को हमने पूछा कि यहाँ पर संधि क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर यण संधि है। जब आप जान जाएंगे यहाँ पर यण संधि है, तो यण संधि वाला यहाँ पर आप नियम लगाएंगे। ठीक है, यण संधि वाला आप यहाँ पर नियम लगाएंगे। तो नियम लगाइए, देखिएगा कि यहाँ पर विच्छेद कैसे होगा। ये हो जाएगा हमारा परि प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवरण। क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा। तो उपसर्ग यहाँ पर क्या हो गया, परि हो गया। मूल शब्द यहाँ पर क्या हो गया, आवरण हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने संधि, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसका विच्छेद किया है, संधि विच्छेद मैंने किया है। तब मैंने बोला कि यहाँ पर ये परि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है। आपसे क्या है कि प्रत्येक में संधि वो क्या बोलते हैं, उपसर्ग क्या है। तो अब कुछ लोग जब जान नहीं पाएंगे कि ये संधि वाला शब्द है, हमें संधि करनी है, तो आप नहीं जान पाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर प्रउपसर्ग होगा। जब आप प्रउपसर्ग बताएंगे तो ये बाद वाला शब्द कोई बनेगा ही नहीं। जब भी हम उपसर्ग निकालें तो बाद में सार्थक शब्द जरूर बनेगा, और ये हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर यण संधि है। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस मूल शब्द क्या हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा। यानी प्रति यहाँ पर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, यथार्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यथार्थ लिखा हुआ है। आपसे कहे यथार्थ में उपसर्ग क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर य उपसर्ग है ना। जब यह कहेंगे तो बाद वाला कोई शब्द ही हमारा नहीं बनेगा। जब शब्द नहीं बनेगा तो उपसर्ग हमारा हो जाएगा गलत, है ना। जब उपसर्ग हमारा गलत हो जाएगा तो फिर हम कैसे बताएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने यथार्थ लिखा है, तो यहाँ पर अगर संधि पूछेगा, संधि क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। जब दीर्घ स्वर संधि है तो दीर्घ स्वर संधि वाला यहाँ पर हम नियम लगाएंगे। हम कहेंगे यथा प्लस अर्थ, यानी कि यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या है, यथा है। यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या है, हमारा यथा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रत्युत्तर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्युत्तर लिखा हुआ है। तो आपसे पूछे प्रत्युत्तर में संधि क्या है, तो हम कहेंगे यण स्वर संधि है। तो जब यण स्वर संधि यहाँ पर हमको दिखा, तो यहीं पर हम देख करके बता देंगे कि ये संधि तो यण हो गई। आपसे पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है, तो नियम हम संधि वाली ही लगाएंगे, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग यहाँ पर क्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आए तो हम कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ और शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दुष्चरित्र लिखा। क्या लिखा हुआ है, दुष्चरित्र लिखा हुआ है। आपसे पूछे कि दुष्चरित्र में, आपसे पूछे दुष्चरित्र में, आपसे पूछे कि दुष्चरित्र में बताइए, दुष्चरित्र में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दुष्चरित्र लिखा हुआ है। तो जब भी हमसे उपसर्ग में पूछेगा तो याद रखिए ये वाला स जो है ना, इस समय चेंज हो जाता है, उपसर्ग में इस समय चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुष् हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, चरित्र हो। क्या हो जाएगा, चरित्र। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दुष्चरित्र लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं कहूँ लिखा हुआ है प्रत्याहार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्याहार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल शब्द हमारा आहार हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, निष्पाप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निष्पाप लिखा हुआ है। आपसे कहे कि यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा ये वाला सा उपसर्ग में नहीं होता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा वो दंती वाला सा हो जाएगा, और यहाँ पर मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ ये लिखा हुआ है निष्पाप लिखा हुआ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है दुराशा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दुराशा लिखा।
आपसे कहे कि दुरासा में मूल शब्द क्या है या यहाँ पर उपसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुर हो जाएगा, और मूल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। अब आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय में उपसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर उपसर्ग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, और मूल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। तो उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर यानी हलंत वाला। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है सज्जन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सज्जन लिखा हुआ है। आपसे कहें यहाँ पर संधि क्या बनेगी, तो संधि हम कहेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि बनेगी। अब व्यंजन संधि बनेगी तो एक तरीका मैंने आपसे बताए थे कि अगर कभी भी द्वितीय व्यंजन वाला नियम दिख जाए तो जो आधा वर्ण होता है वो सभी हमेशा किस में चेंज हो जाते हैं, आधे त में। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, और मूल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, चन हो जाएगा। जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, सच्चरित्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सच्चरित्र लिखा हुआ है। तो आपसे पूछे यहाँ पर उपसर्ग क्या है, तो आप बता देंगे यहाँ पर उपसर्ग जो है वो हो जाएगा सत, और मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, मैं यहाँ पर कहूँ कि ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर कहूँ ये लिखा हुआ है अ, उज्ज्वल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उज्ज्वल लिखा हुआ है। आपसे कहे कि उज्ज्वल में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर भी उपसर्ग क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अ, उच्चारण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उच्चारण लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारण। बात समझ में आई? मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पर आइए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि निष्कपट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निष्कपट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निष्कपट लिखा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? निष्कपट लिखा। क्या लिखा हुआ है? निष्कपट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? निष्कपट लिखा। तो हमें पता है कि ये वाला स उपसर्ग में नहीं होता है, तो कौन सा स होता है? क्या हो जाएगा? निस उपसर्ग हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल शब्द हमारा यहाँ पे कपट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है निराकार लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? निराकार लिखा। क्या लिखा हुआ है? निराकार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल शब्द आकार हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, दुरुपयोग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दुरुपयोग लिखा है। तो याद रखिए दुरुपयोग में उपसर्ग एक से ज्यादा है। कभी कभी हमारे एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि निम्न में से बताइए किस शब्द में एकाधिक उपसर्ग लगा हुआ है, यानी एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो एक हमारा उपसर्ग हो जाएगा दुर, और एक हमारा उपसर्ग हो जाएगा उप, और मूल शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो दुर उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग हो गया, एक से ज्यादा उपसर्ग। जैसे ये वाला शब्द पूछ चुका है एग्जाम में कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एकाधिक उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये जो व्याकरण वहां पर सही उत्तर माना गया था। अब कैसे, चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो यण स्वर संधि है, तो यण स्वर संधि है तो यण वाला नियम लगाएंगे। यहाँ पर हम कहेंगे क्या हो जाएगा, वी प्लस आ प्लस करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण। तो एक उपसर्ग वी हो गया, एक उपसर्ग बड़ा बड़ा आ हो गया। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग हो गए, यहाँ पर दो उपसर्ग हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर दो उपसर्ग हो गए। जैसे मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है कि बताइए प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक शब्द में उपसर्ग क्या होगा,
प्राग ऐतिहासिक शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो अब यहाँ पर लोग क्या बताए, प्रा बताए। जब यहाँ पर हम प्रा बता देंगे तो मूल शब्द हमको मिलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर संधि बनेगी व्यंजन संधि। जब व्यंजन संधि है तो ग है, ये किस में बदलेगा, क में बदलेगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्राक हो जाएगा, और शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक क्या बनेगा, ऐतिहासिक याद रखिए ये ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, मूल शब्द इतिहास। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है, दिगंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दिगंबर लिखा हुआ। आपसे कहे दिगंबर में उपसर्ग क्या है या मूल शब्द क्या है, तो ग है, किस में बदलेगा, क में बदलेगा। तो हम कहेंगे उपसर्ग हो जाएगा दिक, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, दिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक। तो क्या ये बात आपको समझ में आई, उपसर्ग कैसे पहचानना है। आपको सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम मूल शब्द जान जाएं कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है। जैसे दिगंबर लिखा हुआ है, ठीक है, दिगंबर लिखा हुआ है, अगर आप द्वि उपसर्ग बताएंगे तो यहाँ पर ये शब्द कुछ बनेगा ही नहीं। जब यहाँ पर हम दिग उपसर्ग बताएंगे तो यहाँ पर छोटा निकलेगा, मूल शब्द हमारा अंबर हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। बस इतना हम जान पाए कि यहाँ पर मूल शब्द है क्या। जब मूल शब्द हम जान जाएंगे तो आसानी से चीजों को हम पकड़ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय। अगला उपसर्ग हमने पढ़ा, अब मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय, प्रत्यय क्या है। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ पर जुड़ता है, शब्द के अंत में। लेकिन अगर एक बात आपसे हम पूछें कि प्रत्यय जो है विकारी शब्द से बनता है या अविकारी शब्द से बनता है, तो प्रत्यय जो है ये विकारी शब्द से बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किससे बनता है, जो प्रत्यय शब्द है ये किससे बनता है, किससे बनता है, तो आप कह देना जो प्रत्यय है वो विकारी शब्द से बनता है। किससे बनता है, विकारी शब्द से। प्रत्यय किससे बनता है, विकारी शब्द बनता है। और विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, और क्रिया है। विशेषण है और क्रिया है, और क्या है, क्रिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द किससे बनता है, तो आपको बता देना है कि जो प्रत्यय है ये विकारी शब्द से बनता है। फिर अगर पूछे कि विकारी होता कौन सा है, तो हम कहेंगे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और क्रिया है। ठीक है, तो आइए इसकी जरा सा हम डिफिनेशन लिख लें, इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। तो इसकी व्याख्या जरा लिख लीजिएगा। व्याख्या कभी एग्जाम में प्रत्यय से नहीं पूछता है, उपसर्ग से कई बार एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछ चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय की डिफिनेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, वे शब्दांश, यानी शब्द का अंश ही होगा, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो शब्द के, जो शब्द के, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते, प्रत्यय कहलाते, प्रत्यय कहलाते, प्रत्यय कहलाते। ये कहाँ पर जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। कहाँ पर जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। ठीक है, अब अगर आपसे कहे कि यहाँ पर देखिएगा संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, और यहाँ पर क्रिया भी है, तो आपसे प्रश्न ये कर सकता है कि बताइए प्रत्यय के भेद कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कहे कि प्रत्यय के भेद कितने हैं, प्रत्यय के, प्रत्यय के भेद, अगर आपसे पूछे प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो बता दीजिए प्रत्यय के दो भेद। कितने भेद हैं, दो भेद। एक हमारा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा कृत प्रत्यय, एक हमारा क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय, एक हमारा हो जाएगा कृत प्रत्यय, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। 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 तो प्रत्यय के भेद कितने हैं, दो। एक कृत प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय।
ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ लें। सबसे पहले हम लोग पढ़ लें कृत प्रत्यय क्या होता है। और दूसरी बात, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने कहा है कि प्रत्यय किससे बनता है, विकारी से बनता है। और विकारी में कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कृत प्रत्यय है वो इनमें से किससे बनेगा, जो तद्धित प्रत्यय है वो इनमें से किससे बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया से बनेगा, और जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनेगा। ठीक है, तो आइए अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा कृत प्रत्यय। सबसे पहले हेडिंग करिएगा कृत प्रत्यय, हेडिंग करिएगा कृत प्रत्यय, हेडिंग करिएगा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब इसमें लिखिएगा कि वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के वे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय कहलाते, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहलाते, कृत प्रत्यय कहलाते, कृत प्रत्यय कहलाते, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब धातु के अंत में, धातु के अंत में मतलब क्रिया, मतलब क्रिया। देखिएगा जैसे, जैसे, जैसे यहाँ पर मैंने, यहाँ पर मैंने आपसे बताई, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पढ़ाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर धातु क्या है, तो आप कहेंगे पढ़ है, और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो क्या है, आई। जो प्रत्यय है वो क्या है, आई है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, लिख कर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिख कर लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे मूल शब्द यहाँ पर क्या है, यानी जो धातु है वो क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिख है। जो धातु है वहां पर ये क्या है, लिख है। और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो क्या है, कर है। जो प्रत्यय है वो क्या है, कर है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लुटेरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लुटेरा लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे मूल शब्द यहाँ पर क्या है, लूट है। और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो हमारा क्या है, एरा है। जो प्रत्यय है वो हमारा क्या है, एरा है। ठीक है, बात समझ में आई। मूल शब्द मैंने निकाला, हमको प्रत्यय दिख गया। मूल शब्द यानी धातु मैंने निकाला, ये हमको क्या दिख गया, प्रत्यय दिख गया। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भगौड़ा लिखा है। क्या लिखा हुआ है, भगौड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, भगौड़ा लिखा हुआ। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, भाग। धातु क्या हो जाएगा, भाग। और यहाँ पर जो प्रत्यय हो जाएगा वो औड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औड़ा हो जाएगा। जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देख, देख, देख कर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देख कर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो धातु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देख हो जाएगा। यानी जो धातु हो जाएगा देख हो जाएगा, जो प्रत्यय हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ है, चलवाना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलवाया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो धातु हो जाएगा वो चल हो जाएगा, और जो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो कृत प्रत्यय है वो केवल धातु से बनते हैं, तो इसमें थोड़े से शब्द यानी क्रिया से ही हम केवल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दौड़ना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दौड़ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मूल है वो क्या है, दौड़ है। और यहाँ पर जो प्रत्यय हो जाएगा ये क्या है, ना। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ ये पढ़ना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना लिखा हुआ। तो यहाँ पर धातु रूप क्या हो जाएगा, पढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय केवल हम धातु से ही बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला जो है हमारा, अगला है हमारा जो है प्रत्यय का जो दूसरा भेद है वो हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय। वो हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय। क्या है, तद्धित प्रत्यय। क्या है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसमें लिखिएगा तद्धित प्रत्यय, इसमें लिखिएगा तद्धित प्रत्यय, इसमें देखिएगा तद्धित प्रत्यय। इसमें देखिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम वे शब्दांश। इसकी डिफिनेशन क्या है, वे शब्दांश, वे शब्दांश
वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो, जो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम और और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, और विशेषण के अंत में जुड़ और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, 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 तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते, तद्धित प्रत्यय कहलाते, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहलाते, तद्धित प्रत्यय कहलाते, तद्धित प्रत्यय कहलाते, है ना। विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये संज्ञा केवल संज्ञा से बनेंगे या सर्वनाम से बनेंगे या केवल विशेषण से बनेंगे, और किसी से ये नहीं बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय लिखा हुआ है। आपसे क्या है कि राष्ट्रीय में मूल शब्द क्या है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय में हम मूल शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? राष्ट्र हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? ई हो। राष्ट्र क्या है? कोई क्या है? राष्ट्र क्या है? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आवाज आ रही है ना?
राष्ट्रीय में जो प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा, वो ई हो जाएगा। मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल शब्द राष्ट्र हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है। तो मूल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि भारतीयता लिखा हुआ है, अगर आपके सामने आ जाए कि भारतीयता लिखा हुआ है, तो इसमें एक से ज्यादा प्रत्यय फिर बन जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से ज्यादा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रत्यय ई हो जाएगा और एक प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो प्रत्यय हो जाएंगे। मूल शब्द क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, सौंदर्य लिखा हुआ है, तो ये एक तो विशेषण वाला शब्द हो गया। क्या लिखा हुआ है, सौंदर्य लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मूल शब्द क्या होगा। सबसे पहले हमें मूल शब्द ही तो जानना है। तो मूल शब्द यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल शब्द यहाँ पर सुंदर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, सामाजिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सामाजिक लिखा हुआ है। आपसे कहे कि मूल शब्द क्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सामाजिक में मूल शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक में मूल शब्द हमारा हो जाएगा समाज हो जाएगा। सामाजिक में मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। और जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रामाणिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रामाणिक लिखा हुआ है। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। और प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये लिखा हुआ है अपनापन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अपनापन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपना है वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पर जो पन है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, चलिए अगले पेज पर हम लोग आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लड़कपन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लड़कपन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, हमारा लड़का हो जाएगा। और जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है सपेरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सपेरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सपेरा लिखा हुआ है। तो सपेरा में मूल शब्द क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एरा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, ये क्या लिखा हुआ है, हम्म, ये लिखा हुआ है दैनिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दैनिक लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे मूल शब्द यहाँ पर दिन हो जाएगा। और प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐतिहासिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। मूल शब्द इतिहास हो जाएगा। और प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये वैदिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वैदिक लिखा हुआ है। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। और प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि औपनिषदिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, औपनिषदिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, औपनिषदिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा, हमारा उपनिषद हो जाएगा। और जो प्रत्यय है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है औदार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, औदार लिखा हुआ है। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर उदार हो जाएगा। और जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ममेरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ममेरा लिखा हुआ है। तो मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। और प्रत्यय यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ही केवल बनेगा, और किसी से ये नहीं। तो बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं, विराम चिन्ह। हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं, विराम चिन्ह। अगला चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। अगला चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। अगला चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। अगला चैप्टर है हमारा विराम चिन्ह। अगला चैप्टर हमारा क्या है, ठीक है, विराम चिन्ह हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
ठीक है, विराम चिन्ह। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विराम का अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि विराम का अर्थ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कहिएगा विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। क्या है? रुकना या ठहरना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। फिर अगर आपसे पूछे कि विराम चिन्ह किसके अनुसार है, तो लिखिएगा श्री कामता प्रसाद गुरु जी, श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, के अनुसार, गुरु जी के अनुसार, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या अगर आपसे पूछे, विराम चिन्हों की संख्या अगर आपसे पूछे, विराम चिन्हों की संख्या अगर आपसे पूछे, विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या यदि आपसे पूछे, विराम चिन्हों की संख्या यदि आपसे पूछे, तो आप क्या बता देना संख्या में, क्या बता देना? ठीक है। अम, फिर अगर आपसे पूछे कि विराम चिन्ह किस भाषा का है, आपसे पूछे कि जो विराम चिन्ह है, जो विराम चिन्ह है, जो विराम चिन्ह है किस भाषा का है, किस भाषा से लिया हुआ है, किस भाषा से है, किस भाषा से, किस भाषा से लिया हुआ है, 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 तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा। किस भाषा से है? अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकना। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। विराम चिन्ह किस भाषा से लिया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से लिया। ठीक है, आइए अब हम विराम लिखते जाएंगे और एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, आपको विराम चिन्ह कैसे बनता है, ये साइन कैसे बनता है, ये आपको ध्यान रखना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह है, सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह है, सबसे पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वो क्या है? पूर्ण विराम। क्या है हमारा? पूर्ण विराम। क्या है हमारा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है हमारा? पूर्ण विराम। इसका जो साइन बनता है ये, इसका जो साइन बनता है, पूर्ण विराम क्या होता है, किसे कहते हैं? तो जहां वाक्य समाप्त होता है वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं, जहां, जहां वाक्य समाप्त होता है, 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 वहां, वहां, वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस विराम, वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 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 जैसे, 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 अगर जैसे कि मैं बात करूं, मैं उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं? वाक्य समाप्त करूंगा, वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगा दूंगा। जैसे मैं मैं हिंदी, हिंदी, हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी पढ़ा रहा, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आई? चलिए, अगला जो विराम चिन्ह है वो हमारा कौन सा है? अगला जो विराम चिन्ह है वो हमारा कौन सा है? अर्ध विराम है। क्या है हमारा? अर्ध विराम है। अर्ध विराम है। क्या है हमारा? अर्ध विराम। क्या है हमारा? अर्ध विराम। इसका साइन ऐसे बनता है, इसका साइन ऐसे बनता है। ऊपर बिंदी नीचे कॉमा, ऊपर बिंदी नीचे। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुका जाए, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुका जाए, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जहाँ, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा, पूर्ण विराम की अपेक्षा, पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुका जाए, थोड़ा कम रुका जाए, थोड़ा कम रुका जाए, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुका जाए, थोड़ा कम रुका जाए, थोड़ा कम रुका जाए, वहाँ, वहाँ, वहाँ इस विराम चिन्ह का प्रयोग, वहाँ इस विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का,
चिन्ह का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बात समझ में आई? जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुका जाए वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जैसे वह तो वह तो अच्छा अच्छा आदमी है। वह तो अच्छा आदमी है आदमी है। किंतु 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 उसकी संगत किंतु उसकी आदत उसकी आदत कुछ ठीक नहीं। कुछ ठीक नहीं। कुछ ठीक नहीं। कुछ ठीक नहीं। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा हमारा? अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो विराम है हमारा, अगला जो विराम है हमारा अल्प विराम। अगला जो हमारा विराम है वो कौन सा विराम है? अल्प विराम। अगला जो हमारा विराम है वो कौन सा विराम है? अल्प विराम। अल्प विराम का साइन बनता है, अल्प विराम का साइन बनता है। देखिएगा, देखिएगा इस विराम का प्रयोग, इस विराम का प्रयोग यहाँ पर ऐसा हम लिखें, यहाँ यहाँ अर्धविराम की अपेक्षा भी, यहाँ अर्धविराम की अपेक्षा, यहाँ अर्धविराम की अपेक्षा, यहाँ अर्धविराम की अपेक्षा भी, अपेक्षा भी, अपेक्षा भी थोड़ा कम रुका जाए, 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 वहाँ 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 इस विराम का प्रयोग होता है। इस विराम का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह, इस विराम चिन्ह का, विराम चिन्ह का, इस विराम चिन्ह का, इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर हम कहें, यहाँ पर हम कहें राम, यहाँ पर हम कहें श्याम, यहाँ पर हम कहें मोहन, यहाँ पर हम कहें मोहन, और और रमेश, रमेश पढ़ रहे, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रमेश पढ़ रहे हैं। देखिएगा, है ना, ये वाला। ठीक है, अगला विराम है हमारा, अगला विराम है हमारा प्रश्न चिन्ह। केवल आपको साइन आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न चिन्ह कैसे बना। प्रश्न चिन्ह को पता है ये, है ना, प्रश्न चिन्ह सभी को पता है ये। तो क्या लिख सकते हैं कि प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में, प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में इस विराम का प्रयोग हम करते हैं। प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में तो लिख लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लिख लीजिएगा प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में, प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में, प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, प्रश्न वाले वाक्यों के अंत प्रयोग होता, प्रयोग होता है। समझ में आई? प्रयोग होता, प्रयोग होता है। जैसे जैसे वह वह कहाँ, सॉरी, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा, ठीक है, चलिए अगले पेज पर हम लोग आते हैं। चार, अगले पेज पर हम आते हैं। अगला विराम चिन्ह है हमारा प्रश्न चिन्ह के बाद हमारा आता है विस्मय। प्रश्न चिन्ह के बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखेंगे हम लोग? विस्मय चिन्ह यानी पूर्ण विराम से थोड़ा सा छोटा होता है और उसके नीचे एक बिंदी होती है। पूर्ण विराम से थोड़ा सा छोटा होता है और उसके नीचे बिंदी होती है। ठीक है, तो लिखिएगा। अब
ये जो विस्मय चिन्ह है ना, जैसे आश्चर्य है, हर्ष है, सुख या दुख वाले जो वाक्य होते हैं ना, उनमें इन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे अरे, अरे, वह वह तो वह तो आईपीएस बन गया, अरे वह तो आईपीएस बन गया, अरे वह तो आईपीएस बन गया, आश्चर्यचकित, है ना। तो ये वाली साइन बात समझ में आई। अगला जो है हमारा, अगला जो है हमारा विस्मय के बाद हम लोग देखेंगे उपविराम। विस्मय के बाद हम लोग देखेंगे उपविराम। क्या देखेंगे? उपविराम। इसका साइन बनता है, इसका साइन बनता है, इसका दूसरा नाम क्या है? विसर्ग। इसका दूसरा नाम क्या है? विसर्ग। इसका दूसरा नाम क्या है? विसर्ग। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? विसर्ग है। ठीक है। जैसे हम क्या लिखे, जहां जहां वाक्य, जहां वाक्य पूरा नहीं होता है, जहां वाक्य पूरा नहीं होता है, जहां वाक्य पूरा नहीं होता है, बल्कि बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए, बल्कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए, बताया जाए, बताया जाए, है ना। वहाँ इस विराम का प्रयोग होता है। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम। तो यहाँ पर ये वाली है ना, गोपाल है, आप यहाँ पर लिखें गोपाल है, गोपाल है, गिरिधर है ना, गिरिधर है ना। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम है, गोपाल है, गिरिधर है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग साइन लगाते हैं। ठीक है। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। बस ये आप लोग साइन ध्यान रखने, जो इसका चिन्ह है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा योजक चिन्ह। अगला हमारा क्या है? योजक चिन्ह। अगला हमारा क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये छोटा सा होता है ना। तो बस इतना याद रखिएगा, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच किया जाता है। कहाँ पर? दो शब्दों के, इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? दो शब्दों के बीच। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? दो शब्दों के बीच। कहाँ पर होता है? दो शब्दों के बीच। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा माता, यहाँ पर मैंने क्या कहा? पिता। यहाँ पर मैंने कहा पिता। देखिए दो शब्दों के, दो शब्दों के बीच में। यहाँ पर जैसे मैंने कहा भाई, यहाँ पर जैसे मैंने कहा बहन, है ना। इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? दो शब्दों के बीच में। अगला है हमारा, अगला है हमारा योजक के बाद आ जाता है निर्देशक चिन्ह। योजक के बाद आ जाता है हमारा निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद हमारा आ जाता है निर्देशक। क्या आ जाता है हमारा? निर्देशक। योजक चिन्ह के बाद हमारा क्या आ जाता है? निर्देशक चिन्ह। ठीक है। ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह हम लोग किसे कहते हैं?
निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह जो होता है वो बनता है योजक जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। तो लिख लीजिएगा निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, और इसका प्रयोग वाक्यों के सामने होता है। और इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग वाक्यों के सामने होता है। कहाँ पर होता है, वाक्यों के सामने, वाक्यों के सामने होता है। वाक्यों के सामने होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, वाक्यों के सामने होता है। कहाँ पर होता है, वाक्यों के सामने होता है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, राम ने कहा, राम ने कहा, राम ने कहा यहाँ पे, तुम्हें कल दिल्ली जाना है, 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 तुम्हें कल दिल्ली जाना है। ऐसा प्रयोग। ठीक है। अगला जो है हमारा, अगला है हमारा निर्देशक हो गया। अगला है हमारा रेखांकन चिन्ह। अगला है हमारा रेखांकन चिन्ह। अगला कौन है हमारा, रेखांकन चिन्ह। कौन है हमारा, रेखांकन चिन्ह। कौन है हमारा, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन, ये और बड़ा, ये और बड़ा होता है। अगला है हमारा रेखांकन चिन्ह। ठीक है। तो बस ये तो दिख रहा है कि योजक से तो बड़ा ही होगा, लेकिन निर्देशक से भी बड़ा होता है। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो लिख लीजिएगा इसका प्रयोग, बस प्रयोग लिख लीजिए, इसका यूज कहाँ होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग शब्दों के नीचे होता है, यानी अंडरलाइन करने के लिए, शब्दों के नीचे, शब्दों के नीचे। इसका प्रयोग शब्दों के नीचे, का प्रयोग शब्दों के नीचे, का प्रयोग कहाँ होता है, शब्दों के नीचे हो। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, 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 अ, अ, हमारे, हमारे देश का नाम, हमारे देश का पुराना नाम, हमारे देश का पुराना नाम, पुराना नाम आर्यावर्त। हमारे देश का पुराना नाम क्या है, आर्यावर्त है। हमारे देश का पुराना नाम क्या है, आर्यावर्त है। तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त के नीचे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, यही होता है। ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा, अगला है हमारा रेखांकन के बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो क्या पढ़ेंगे, उद्धरण या, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। क्या पढ़ेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, है ना। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह क्या पढ़ेंगे, उद्धरण या अवतरण। इसका साइन कैसे बनता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक है, और एक हमारा डबल इन्वर्टेड कामा। एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है और एक डबल इन्वर्टेड, ठीक है। एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है और एक डबल इन्वर्टेड कामा। ये दो तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग होता है। ठीक है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, या सीधा लिख लें, सीधा लिख लें, सीधा लिख लें, किसी की उपाधि को दिखाने के लिए, किसी की, किसी की उपाधि, किसी की उपाधि को दिखाने के लिए, किसी की उपाधि या उपनाम हो, किसी की उपाधि को दिखाने के लिए, किसी की उपाधि को दिखाने के लिए, उपाधि को दिखाने के लिए, किसी की उपाधि को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए,
किसी की उपाधि को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने कहा सच्चिदानंद, 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 हीरानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, वात्स्यायन, अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। यहाँ पर है ना, आप देखते होंगे यहाँ पर ये साइन ऐसा लगा होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसी के द्वारा यहीं पर लिख लें, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा कही गई बात को, इसी के द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को, कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाया जाए, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों दिखाने के लिए, 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 है ना। इसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए हम लोग इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये एग्जाम में पूछ चुका है कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है ना, तो किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए। अब यहाँ पर हम लिख लें जैसे, यहाँ पर हम लिख लें जैसे, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें जैसे, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर जैसे हम हैं, कविता ने कहा, कविता ने कहा, कविता ने कहा तुम पढ़ो, कविता ने कहा तुम पढ़ो, है ना। ये वाली बात, ये वाली बात, है ना। इनके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए प्रयोग कहाँ पर होता है वो भी आप देख, ठीक है। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो हमारा क्या है, अगला जो है हमारा वो क्या है, विवरण चिन्ह। वो हमारा क्या है, विवरण चिन्ह। वो हमारा क्या है, विवरण चिन्ह। वो हमारा क्या है, विवरण चिन्ह। यानी इसका साइन बनता है ये, जैसे मान के चलिए किसी के बारे में हम व्याख्या करते हैं, है ना, तो ये साइन बनाते हैं, इसका मतलब ये विवरण होता है व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं व्याख्या करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने कहा, जैसे यहाँ पर मैंने कहा, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर विराम चिन्ह क्या पढ़ रहे हैं, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई, यानी हेडिंग बनाने की हेडिंग बनाई यहाँ पर, तो ऐसा हम लोग बना देते हैं। अब हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, विवरण के बाद हमारा आ जाता है, विवरण के बाद हमारा आ जाता है कौन सा आ जाता है हमारा विवरण के बाद, लोप चिन्ह आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारा, लोप चिन्ह। कौन सा आ जाएगा हमारा, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह आ जाएगा, नहीं लोप चिन्ह अभी न लो, लोप चिन्ह बाद में भी, है ना। लोप चिन्ह भी हम लोग बाद में पढ़, यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ लें त्रुटि बोधक। कौन सा पढ़ लें, त्रुटि बोधक, गलती वाली, है ना। त्रुटि बोधक क्या पढ़ लें, त्रुटि बोधक क्या पढ़ लें, त्रुटि बोधक। याद रखिए इसका दूसरा नाम क्या है, त्रुटि बोधक का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हंस पद। इसका दूसरा नाम क्या है, हंस पद। इसका साइन बनता है, अब इसका साइन ये बनता है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो गलती को सुधारने के लिए हम लोग, जैसे मान के चलिए कुछ हम लोग लिख रहे हैं और लिखते हुए बीच में कोई अंश हमसे छूट गया है, अब वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ये वाली साइन लगा करके हम लोग वो बात लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें अ, वाक्य में, वाक्य में, वाक्यों में, वाक्यों में टूटे हुए, टूटे हुए अंश को दिखाने के लिए, टूटे हुए अंश को दिखाने के लिए, अंश को दिखाने के लिए, अंश को दिखाने के लिए, टूटे हुए अंश को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर कहा कि अ, वह 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 जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है।
अब हमको बाद में पता चला कि वह कहाँ जा रहा है, ये बात लिखनी तो मैं भूल गया। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर ये वाली साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जहाँ पर वो जा रहा होगा वो बात यहाँ, है ना। तो वाक्य में जो छूटा हुआ जो अंश होता है उसको दिखाने के लिए इस चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं। इसका नाम नाम ही इसका है त्रुटिबोधक, यानी गलती सुधारने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, अगला है हमारा लाघव चिन्ह। अगला क्या है हमारा? लाघव चिन्ह। क्या है हमारा? लाघव। क्या है हमारा? लाघव चिन्ह। क्या है हमारा? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसा बनता है? यानी ये वाली साइन, है ना। लाघव चिन्ह कैसे बनता है? ये वाला, यानी किसी बड़े शब्द को, लाघव का अर्थ ही होता है, इसका अगर अर्थ की मैं बात करूं, इसकी मैं अगर अर्थ की बात करूं, इसका अर्थ होता है छोटा। इसका अर्थ क्या होता है? यानी किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में दिखाने के लिए इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे 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 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आपने क्या लिखा? यहाँ पर आपने लिखा डॉक्टर। यहाँ पर आपने क्या लिखा? डॉक्टर लिखा। ठीक है, इसको अगर हम लघु कर दें या छोटा कर दें तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं। तो ये वाली साइन, यही वाली साइन जो है उसको बोलते हैं, यही वाली जो साइन है उसको हम क्या बोलते हैं? लाघव। बात समझ में आई? अगला हम यहाँ पर देखते हैं, अगला यहाँ पर हम देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगला हम लोग क्या देखते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ उच्चारण। ये हमारा बनता है ये वाली साइन, है ना, ये वाली साइन। ठीक है, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए हम लोगों ने पढ़ा है पुलित स्वर, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका जो सबसे सटीक एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका यूज कम ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ओम, है ना, हम लोग क्या कहते हैं? ओम, ऐसा। ठीक है, तो इसमें इसका प्रयोग होता है। बात समझ में आई? आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा, अगला है हमारा पुनरुक्ति सूचक। अगला हमारा क्या है? पुनरुक्ति सूचक। अगला हमारा क्या है? पुनरुक्ति सूचक। अगला हमारा क्या है? पुनरुक्ति सूचक। क्या है? पुनरुक्ति सूचक। ये कैसे बनता है? याद रखिए, बनाने का तरीका ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग 99 बनाते हैं ना वैसे बनेगा ये। जैसे हम लोग 99 बनाते हैं ना ऐसे बनेगा। जैसे मान के चलिएगा कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, वो शब्द बार बार रिपीट हमको ना करना पड़े, बार बार हमको ना लिखना पड़े, और उस लिए हम लोग इस चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर मैंने कहा कि वो 2 किलो, 2 किलो क्या चाहिए? चावल चाहिए। हमको क्या चाहिए? 2 किलो। और हमको इतने ही क्वांटिटी की हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए चना चाहिए। हमें और इतने ही क्वांटिटी की हमें और क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए? दाल चाहिए। हमें और क्या चाहिए? दाल चाहिए। इतने ही हमें और क्या चाहिए? इतने ही हमें और चाहिए चीनी चाहिए। उस इतना अगर आप लिख के दे देंगे तो सामने वाला ये समझ जाएगा 2 किलो आपको चना चाहिए, 2 किलो आपको दाल चाहिए, 2 किलो आपको चीनी चाहिए, है ना। जो शब्द बार बार रिपीट होना था उसको ना लिख करके ये वाले साइन लगा दिया। यानी पुनरुक्ति, यानी दोबारा वो कथन रिपीट हो रहा हो उसको रोकने के लिए हम लोग इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है हमारा पुनरुक्ति सूचक के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोप चिन्ह। लोग क्या पढ़ेंगे? लोप चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? लोप चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह हमारा इस तरीके से बनता है, ये बनता है ना। या तो कहीं कहीं पर प्लस प्लस वाला साइन भी आपको दिख सकता है ना, ये वाली साइन, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह का मतलब ये होता है कि बीच में हम लोग लिखते लिखते बीच में हम उसको छोड़ दें, है ना। बीच में वो अंश हम छोड़ दें, है ना। बीच में वो अंश अंश हम लोग छोड़ दें। जैसे यहाँ पर हम कहें, यहाँ पर हम कहें कि ये क्या लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहें कि जैसे ये लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? अंकों को हमने लोप कर दिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह। अगला है हमारा, अगला है हमारा तुल्यता बोधक। अगला क्या है हमारा? तुल्यता बोधक। अगला हमारा क्या है? तुल्यता बोधक। अगला हमारा क्या है? तुल्यता बोधक। ये होता है बराबर, बराबर की साइन, एक दूसरे के समान तुल्य है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ,
जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है 2 + 3 + 5, ये किसके बराबर है? तो 5 3 8 2 10, या हम लिख सकते हैं 10। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने कहा अच लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अच लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? आँख है। ये क्या है? आँख है। ये क्या है? आँख है। बात समझ में आई? तुल्यता मतलब तुल्य, बराबर, इक्वल। बात समझ में आई? इक्वल होता है ये। अगला है हमारा, अगला हमारा हो जाएगा कोष्ठक चिन्ह। अगला हमारा क्या आ जाएगा? कोष्ठक चिन्ह। क्या आ जाएगा हमारा? कोष्ठक चिन्ह। क्या हो जाएगा? कोष्ठक चिन्ह। ये एक ये बनता है, और एक हमारा मझला कोष्ठक बनता है, और एक हमारा बड़ा वाला बनता है, एक हमारा बड़ा वाला। ठीक है, कौन सा बनता है? बड़ा। लेकिन याद रखिएगा, ये छोटे कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में होता है। छोटे कोष्ठक का प्रयोग, छोटे कोष्ठक का प्रयोग, छोटे कोष्ठक का प्रयोग, प्रयोग हिंदी में, हिंदी में किसी किसी कठिन शब्द को, कठिन शब्द को आसान रूप में दिखाने के लिए होता है। आसान रूप में, आसान रूप में छोटे कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में, छोटे कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में किसी कठिन शब्द, हिंदी में, हिंदी में किसी कठिन शब्द, कठिन शब्द को, किसी कठिन शब्द को आसान रूप में, आसान रूप में दिखाने के लिए, आसान रूप में दिखाने के लिए, दिखाने के लिए होता, दिखाने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे, हमारे देश का पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम जम्बू, पुराना नाम, पुराना नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप था। अब जैसे जम्बूद्वीप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो पढ़े लिखे होंगे जम्बूद्वीप के बारे में वही जान पाएंगे, सभी लोग नहीं जान पाएंगे। तो इस कठिन शब्द को आसान रूप में दिखाने के लिए हम लोग छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। बात समझ में है? ये वाली बात। अगला है, देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला है हमारा पाद बिंदु। अगला क्या है हमारा? पाद बिंदु। अगला क्या है हमारा? पाद बिंदु। क्या है हमारा? पाद बिंदु, है ना। पाद बिंदु का साइन ये बनता है, जैसे भाग का निशान बनता है, डिवाइड का निशान। लेकिन याद रखिएगा, अरबी, उर्दू या फारसी वाले शब्दों के नीचे नुक्ता के रूप में इसका प्रयोग होता है। देख लीजिएगा, अरबी, अरबी, उर्दू या फारसी वाले, फारसी वाले, फारसी वाले शब्दों के नीचे, शब्दों के नीचे, शब्दों के नीचे, शब्दों के, शब्दों के नीचे, शब्दों के नीचे नुक्ता के रूप में, ध्यान रखिएगा, नुक्ता के रूप में, है ना, नुक्ता के रूप में, नुक्ता के रूप में, नुक्ता के रूप में, नुक्ता के रूप में होता है, नुक्ता के रूप में होता है, नुक्ता के रूप में होता है, नुक्ता के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा, जैसे, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये, जैसे ये क्या लिखा हुआ? गम लिखा हुआ, गम नहीं है, गम है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने लिखा जाम, जाम नहीं है, जाम है। तो यही जो साइन है इसको बोलते हैं पाद बिंदु। बात समझ में आई? अगला देखिएगा, अगला है हमारा, अगला है हमारा और लास्ट, अगला है और लास्ट है ना। अगला है और लास्ट है, क्या है? समाप्ति सूचक। क्या है हमारा? समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, है ना। ये बनता है ये साइन, ये साइन बनता, ये साइन बनता, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे आप कोई बुक हो, उस बुक के पूरी कहानी आप पढ़ लें, या कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक के जो अंत में जो साइन होता है वो ये होता है, यानी कि जहाँ पर पूरी कहानी समाप्त होती है। देख लीजिएगा, जहाँ, जहाँ पूरी कहानी समाप्त होती है, जहाँ पूरी कहानी समाप्त होती है,
पूरी कहानी समाप्त होती है, पूरी कहानी समाप्त होती है, पूरी कहानी समाप्त होती है, वहाँ वहाँ इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग, इस विराम चिन्ह का प्रयोग, इस विराम चिन्ह, इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखिएगा, जैसे कोई अगर बुक है, कोई क्या नाम है, कहानी समाप्त हुई है तो अंतिम पेज पे है ना, ये वाली साइन आपको दिखेगी। ठीक है भाई, तो धन्यवाद, जुड़े रहिए और देखिएगा अच्छे से, है ना, चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, धन्यवाद।